क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और मैं ऋषि एक बार फिर से अपना क्लास 11 लेकर आया हूँ। इसमें हमने पिछली क्लास में इसका पार्ट फर्स्ट देखा था और उसके अंदर हमने कुछ लगभग 5 टॉपिक कवर कर लिए थे। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक और रह रहा था जो इसी क्लास का है और ये हम दूसरे पार्ट में देख रहे हैं, जिसके अंदर हम डेट एंड टाइम के अलग अलग फंक्शंस जो हमें यहाँ पर फॉर्मूला में मिलते हैं ये सारे देखने वाले हैं। दोस्तों, डेट एंड टाइम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में यानी कि क्लास 10 के अंदर टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मूले बताए थे, वो सारे के सारे ऑपरेशन कहीं ना कहीं टेक्स्ट पे अप्लाई हो रहे थे। उसी तरीके से डेट एंड टाइम वाला फंक्शन है, इसमें भी सारे के सारे फंक्शन कहीं ना कहीं डेट और टाइम से ही रिलेटेड होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है वो है डेट का। इसके अंदर हम इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं सिंपल। जब आपको ये मालूम हो कि आज मंथ क्या है, तारीख क्या है और ईयर कौन सा है, ये सब आप जानते हैं, बस आपको ये नहीं मालूम कि डेट लिखनी कैसे है, तो वो आप सीधे इस फॉर्मूला की मदद से लिख सकते हैं। डेट के फॉर्मूला में सबसे पहले आपको ईयर बताना है, उसके बाद आपको मंथ बताना है और उसके बाद आपको डे बताना है, यानी डेट। ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, ये आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में तारीख बनाकर दे देगा। और इसका एक दूसरा यूज ये भी है कि चलिए आपने इन 3 बेसिस पे, जब आपको तारीख, महीना और साल याद था, तो मालूम था, तो आपने डेट बना ली। पर अब अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो डेट आपको मालूम है उससे 150 दिन आगे का क्या डेट पड़ेगा वो आपको मालूम लगाना है, तो वो आप इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 10 डाला था, तो आज मान लीजिए ये आज की तारीख मैंने डाल दी, आज की तारीख में डाल देता हूँ इसमें। आज की तारीख मैंने डाल दी 27 दिसंबर 2016। और अब मैं चाहता हूँ कि इस तारीख से 150 दिन बाद कौन सी तारीख होगी ये मुझे पता लगाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कह देते हैं कि 27 तो है ही आज, प्लस इसमें 150 दिन और जोड़ने हैं, तो 177 बनता है। तो ये मुझे बता देता है कि असल में जो तारीख बनेगी वो तारीख होगी 150 दिन बाद। यहाँ से हम फॉर्मूला में आके कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक कर लेते हैं, तो ये मुझे बताता है कि जो आपकी डेट बनेगी वो बनेगी मई 26, 2017। इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पर डेट जो है 27 है, और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज से 40 महीने बाद कौन सी तारीख आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मंथ में ऐड कर देंगे 40, तो मुझे ये भी ये कैलकुलेट करके बता देता है। और अगर मान लीजिए आप कुछ इस तरह का काम करना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं कि आज से 3000 साल बाद क्या तारीख होगी, अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो 2016 तो मेरे पास है ही, 3000 मैंने और जोड़ दिया, तो आज से इतने साल बाद असल में जो तारीख बनेगी वो ये तारीख होगी। तो ये था दोस्तों डेट फॉर्मूला का यूज। इस तरीके से हम डेट फॉर्मूला को यूज करते हैं और अलग अलग ऑपरेशंस जो मैंने आपको करके दिखाए, ये सारे करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट को हम अचीव करते हैं। अगला है डेट वैल्यू फॉर्मूला। नाम से ही पता चल रहा है, तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है जो हमें डेट की वैल्यू बता दे। कंप्यूटर में हर एक चीज की वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपको कोड फॉर्मूले के जरिए बताया था कि जो ए होता है या कैपिटल ए होता है उसकी वैल्यू कंप्यूटर में 65 होती है, यानी कि जब आप 65 डालते हैं तो वो आपको ए लिखकर दिखाएगा, ये इसका कोड निकाल देता है, तो ए की वैल्यू 65 होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर में डाली जाने वाली कोई भी तारीख हो या ऐसा कुछ भी हो, सबकी एक वैल्यू होती है जो कंप्यूटर की भाषा में अलग होती है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं मालूम करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर के लिए वो जो डेट सामने लिखी हुई है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो आपको यहाँ पर इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा में डालना पड़ेगा। रेफरेंस नहीं दे सकते आप। इसको ना देने का भी एक रीजन है, क्योंकि ये आपसे डेट टेक्स्ट मांग रहा है और हमारा जो डेट होता है वो नंबर में होता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं दे सकता। तो यहाँ पर सीधे हमने ये बता दिया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो ये बता देगा कि इसकी वैल्यू जो है वो हुई 11,38,558 इसकी डेट वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर जो डेट डालता हूँ 111900 मतलब 1 जनवरी 1900, तो यहाँ पर
ये जो मुझे डेट वैल्यू बताएगा वो उसके हिसाब से बताना चाहिए। एक एक आएगा इसका आंसर, क्योंकि कंप्यूटर जो लास्ट डेट जानता है वो यही डेट है और उसके हिसाब से आज पहला दिन है। अगर मैं इसी को चेंज करता हूँ हल्का सा, यहाँ पर 1 के बजाय 2 डाल देता हूँ तो 2 आएगा, 2 के बजाय मैं 30 डाल देता हूँ तो 30 भी आएगा, और इसी तरीके से आगे का मैं 35 डालता हूँ तो एरर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में 35 दिन होते ही नहीं है। 31 तक हम जा सकते हैं, या आगे का कोई और मंथ हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, तो उस हिसाब से कितने दिन हुए ये हमें बता देगा। और कोई ईयर डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं, 2016, और यहाँ मैंने इसको 27 कर दिया, यानी आज की तारीख डाली मैंने। तो आज जो है 1 जनवरी सन 1900 से लेकर 42,731 दिन हो चुके हैं। इस फॉर्मूले की मदद से मैं 2 तारीखों के बीच का फर्क भी मालूम कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज जो तारीख है वो मैं डालता हूँ डेट वैल्यू से पहले, मैं उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। डेट वैल्यू के अंदर मैंने डेट बताया 12/27/2016, और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आई। फिर मैंने एक और फॉर्मूला बताया डेट वैल्यू से, और इसमें मैंने 1/1/2016 डाला स्टार्टिंग का, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, तो आप सीधे सीधे इसमें से घटा देंगे ये, तो जो निकल के आएगा वो 361 हुआ। 27 दिसंबर को 361 दिन हो चुके हैं, 28 को 62, 29 को 63, और इसी तरीके से आगे, तो वो ये निकालते हुए चलेगा, लगभग साल के अंदर 365 दिन ये पूरे कर देगा। तो ये था दोस्तों डेट वैल्यू फॉर्मूला। अब देखते हैं डे फॉर्मूला। डे फॉर्मूला नॉर्मली हम तब यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये इस फॉर्मेट में डेट लिखी हुई है, और अब इसमें पहला वाला मंथ है या पहला वाला डेट है, या क्या चीज मंथ है और क्या चीज डेट है, ये आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, और आप निकालना चाहते हैं कि इसमें से तारीख क्या है, तो इसके लिए आप डे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर आपको वो डेट का रेफरेंस दे देना है, और ये बता देगा कि आज जो तारीख है वो 10 तारीख है इस डेट के हिसाब से। ऐसे ही अगर आपको मंथ मालूम करना हो कि उस फॉर्मेट में जो डेट डाली गई है उसके अंदर कौन सा मंथ है, तो आप यहाँ पर डालेंगे, देखिए 1 मंथ है, फर्स्ट मंथ है, जनवरी है, तो ये वो दिखा रहा है। ऐसे ही अगर आपको ईयर मालूम करना हो तो ये ईयर भी निकाल कर दिखा सकता है। 2016 हो रहा है, वही इसने मुझे यहाँ पर दिखाया। और जिस तरीके से आपने डेट का फॉर्मूला देखा, उसी तरीके से आप टाइम का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। आवर्स बताने हैं सबसे पहले आपको, तो मैंने बोला कि भाई 10 बज चुके हैं। फिर मिनट बताने हैं, तो मिनट मैंने बताया 15, और फिर सेकंड बताने हैं तो मैंने सेकंड बताया 45। एंटर करेंगे तो ये मुझे बताता है 10:15, वो भी AM में, यानी सुबह के 10:15 हो रहे हैं। मैंने आवर्स बताया था, मिनट बताया था, सेकंड बताया था। जो रिजल्ट आया है उसके अंदर सेकंड नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मैंने डेट में कैलकुलेट किया वैसे ही मैं यहाँ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे ये जानना है कि अभी तो 10 बज रहे हैं, पर 10:15 के 20 घंटे बाद क्या होने वाला है, या 24 घंटे बाद, या मान लीजिए मुझे 105 घंटे बाद पता करना है कि कितना टाइम हो रहा होगा, तो वो मैं सीधे इस तरीके से कर सकता हूँ। यहाँ पर आप डालेंगे और वो ये निकाल देगा कि जो भी होगा टाइम जो होगा वो 7:15 होगा। अब कितने दिन है वो तो नहीं मालूम, पर टाइम 7:15 हो रहा होगा। ऐसे ही मान लीजिए आप मालूम करना चाहते हैं कि अभी तो 45 सेकंड हो रहे हैं, लेकिन अब अगर मान लीजिए यहाँ से 4 लाख सेकंड आगे बढ़ा जाए तो फिर कितना टाइम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे ये डाल देंगे, एंटर करेंगे, तो 4 लाख सेकंड बाद ये एक एरर दे रहा है। ये बड़े नंबर पे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है और छोटे नंबरों पे कैलकुलेट करके दिखा रहा है। इसकी एक लिमिट है, ये 10,000 तक का हिसाब किताब लगा सकता है। 1000 में अगर सेकंड आप बताते हैं तो ही लेकर निकाल पाएगा, लाखों में ये नहीं निकाल पा रहा है। मैंने इसे बोला कि भाई 45 तो अभी हो रहे हैं और अब मुझे ये पता लगाना है कि 10,000 सेकंड बाद
क्या टाइम हो रहा होगा। तो 10,000 सेकंड बाद ये टाइम हो रहा होगा। अब ये कल का है, परसों का है या आज ही का है, ये मुझे नहीं मालूम, पर 10,000 सेकंड के बाद ये टाइम हो रहा होगा। और इसी तरीके से मान लीजिए 45 मिनट हो रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई अभी से 300 मिनट बाद क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर 15 को 300 से जमा कर दूंगा और ये मुझे उस हिसाब से बताएगा कि 3:15 हो रहे होंगे। यहाँ 10:15 45 सेकंड हो रहे थे। अब यहाँ से 315 मिनट बाद इतना टाइम हो रहा होगा। अब ये किस समय होगा या नहीं होगा वो तो अलग बात है, कौन से दिन बाद होगा या कितने दिन बाद होगा वो नहीं मालूम, लेकिन 3:15 हो रहे होंगे। छोटी कैलकुलेशन करें तो अच्छे से समझ में आएगा कि भाई 30 घंटे बाद या 3 घंटे बाद क्या टाइम हो रहा होगा। तो हमें ये मालूम करना है, तो ये चीज़ हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला था 10:15 हो रहे हैं, फिर मैंने बोला 3 मिनट बाद क्या होगा, तो ये मुझे निकाल के दिखा देता है 10:18 हो रहे होंगे। और जिस तरीके से आपने डेट वैल्यू देखा, वैसे ही टाइम की भी एक वैल्यू होती है और ये मुझे टाइम वैल्यू वाला फॉर्मूला बताता है। टाइम वैल्यू वाला फॉर्मूला क्या करता है, कन्वर्ट द टेक्स्ट ऑफ एन एक्सेल सीरियल नंबर फॉर अ टाइम अ नंबर फ्रॉम 0 टू, यानी कि 0 का मतलब जब 12 बज रहे होंगे, टू 9999888426 11:59 के लिए। फॉर्मेट द नंबर विद अ टाइम फॉर्मेट आफ्टर एंटरिंग द फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन करेंगे और अपना टाइम बता दीजिए, वो भी टाइम आपको टेक्स्ट में बताना है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। यहाँ मैंने 10 लिखा, कॉलन लिखा, 18 लिखा और AM लिख दिया। ब्रैकेट बंद करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाना जरूरी है। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो मुझे बताता है 0.42916667। इसका मतलब ये होता है 667। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइम की जो वैल्यू है वो दिन के 42% समय के निकलने के बराबर है। इसको मैं यहाँ पर आके जरा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने पे मुझे बताता है 42.92%, यानी कि इस समय के आते आते दिन का 42% या लगभग 43%, 43% हिस्सा निकल चुका है। एक और फॉर्मूला है टाइम से ही रिलेटेड, या और भी कई सारे हैं, टाइम, मिनट और सेकंड। ये टाइम लिखा हुआ है और इसके अंदर अगर वैसे तो आमतौर पर समझ में आ जाता है कि कितने घंटे हो रहे हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये टाइम जो आवर्स है वो 22 लिखा हुआ था, तो अब ये रात के 10 बज गए और मैं यहाँ पर आवर्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। आर के लिए आपको ये नंबर देना है डेट का और एंटर करेंगे तो ये मुझे बता देता है असली कि कितने घंटे असल में हो रहे हैं। तो अभी असल में दिन के 22 घंटे बीत चुके हैं, 22वां घंटा अभी चल रहा है। इसी तरीके से मुझे मिनट का मालूम करना है, तो मिनट का मालूम करने के लिए अपने रेफरेंस दे देना है, मिनट बता देगा। और अगर आपको सेकंड का मालूम करना है तो इसके लिए आपको सेकंड डालना है, ब्रैकेट ओपन करना है और रेफरेंस देना है। ये सेकंड निकाल कर दे देगा। इसमें तो सेकंड दिख ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये निकाल कर दे देगा, क्योंकि जब मैंने फॉर्मूला लगाया था तो सेकंड जरूर बताया था, तो उस हिसाब से निकाल कर चलता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेट वैल्यू फॉर्मूला का यूज करते हुए या क्लास 10th में वैल्यू फॉर्मूला का यूज करते हुए दो डेटों के बीच का फर्क निकालना बताया था। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है डेज 360 का। डेज 360 फॉर्मूला 2 तारीखों के बीच का फर्क निकाल सकता है, ये सोचते हुए कि किसी भी महीने में 31 दिन नहीं होते, यानी कि इसकी नज़र में जो भी कैलेंडर होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन होते हैं। 31 दिन वाले महीनों में ये लास्ट डेट नहीं गिनता और उस हिसाब से ये तारीखों के बीच में फ़र्क निकालता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 1 जनवरी 2016 का ये एक डेट है और उसके बाद मेरे पास सीधे 12/31/2016 है, यानी पूरे एक साल का हिसाब किताब है। अब इन दोनों डेटों के बीच का फर्क निकालने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया डेट वैल्यू फॉर्मूला और इसके अंदर मैंने ये टेक्स्ट अपने इन्वर्टेड कॉमा में खुद डालना पड़ेगा, 1/1/2016 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे।
और इसी तरीके से अब मैंने यहाँ भी डेट वैल्यू फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर भी वही डेट जैसे सामने लिखी हुई है वैसे ही बतानी है। तो ये दोनों डेटें निकल के आ गई, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप चाहो तो इन दोनों का फर्क निकाल सकते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो जो ये आया वो 365 है, यानी इन दोनों डेट के बीच में 365 दिनों का अंतर है। पर यही काम अगर मैं डेट वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से करूं तो वो मुझे थोड़ा अलग रिजल्ट देता है। डेट वैल्यू नहीं, डेज 360। इसमें आपको स्टार्टिंग डेट बतानी है, कॉमा लगा के एंड डेट बतानी है, और मेथड आप इसमें बताएंगे 1 अगर हाँ है तो, और 0 अगर ना है तो। हाँ या ना किस लिए, तो कोई भी जो साल है वो लीप ईयर है या नहीं। तो अगर है तो 1 लगाएंगे, नहीं है तो 0 लगाएंगे। और क्योंकि 2016 था वो लीप ईयर नहीं है तो मैंने यहाँ पर 0 लगाया, एंटर करेंगे तो ये मुझे पूरे साल में 360 दिन ही गिनकर दिखा रहा है। जो असल में 31 दिन वाले मंथ होते थे जैसे दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई या अगस्त और भी दूसरे जो मंथ होते हैं वो नहीं ये गिन रहा है। जैसे कि मई हो गया या मार्च हो गया या जनवरी हो गया, इन सब को ये नहीं गिन रहा है। और फरवरी में जो 28 दिन होते थे उसे भी ये 30 गिन रहा है। तो 30 के हिसाब से मुझे लेकर चलता है तो उसको ये रिटर्न मिलता है कि हर महीने में 30 दिन है। अगर कम है तो उसको ऊपर कर देता है और ज़्यादा है तो उसे नीचे कर देता है। आमतौर पर यह फॉर्मूला बहुत ही कम लेवल पे यूज़ किया जाता है या वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ लोग मानते हैं कि लास्ट वर्किंग डे कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करना होता इसके अंदर। अगला है ई डेट का। ई डेट फॉर्मूला का मतलब होता है एंड डेट। मान लीजिए आपने 1 जनवरी या मान लीजिए 6 जनवरी 2016 को कोई काम शुरू किया और अब आप जानना चाहते हैं कि 2 महीने बाद इसकी एंड डेट क्या होगी, तो आप ई डेट लगाएंगे। रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द डेट दैट इज द आइडेंटिकेट नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर द स्टार्टिंग डेट। ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्टिंग डेट बता देंगे और मंथ आपको बताना है। तो मैंने यहाँ बोला आगे के 3 मंथ, एंटर करेंगे तो ये मुझे एक नंबर देता है। मैं इसे यहाँ से आके डेट में चेंज कर लूंगा तो ये मुझे बताता है 4 जून 2016, यानी 4 महीनों के बाद किस डेट को इसकी एंडिंग डेट होगी ये मुझे ये बता देता है। तो इतना आसान फॉर्मूला है कि हम अपने दिमाग से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई खासी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। हाँ, लेकिन अगर काफी ज्यादा मंथ है तो फिर ऐसे में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए 121 महीने हैं तो फिर आपको उसमें ये हेल्प करेगा कि हाँ, अगर आपने इस काम को शुरू किया और 121 महीने बाद यानी कि सेम तारीख में 121 महीने बाद कौन सा दिन आएगा तो ये मुझे वो बता देता है। ये तो होता है एंड डेट। और एक होता है एंड ऑफ मंथ, EO मंथ वाला फॉर्मूला। इसमें आप यही बताते हैं कि मेरा डेट है, 2 महीने का काम है और दूसरे महीने में लास्ट डेट क्या होगी ये मुझे बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर बोला 1/6/2016 यानी 6 जनवरी को मेरा काम शुरू हुआ और अब मैं जानना चाहता हूँ एंड ऑफ मंथ। स्टार्टिंग डेट बताएंगे और फिर मैंने बोला 3 महीने बाद या 2 महीने बाद क्या लास्ट डेट होगी उस मंथ की। तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ से नंबर फॉर्मेट में या जर्नल फॉर्मेट में से हटाकर इसको मैं डेट फॉर्मेट में कर लेता हूँ। तो ये मुझे वही बताएगा कि 2 महीने बाद यानी जनवरी के 2 महीने बाद मार्च आ जाता है और मार्च में जो लास्ट डेट होगी वो होगी 31 मार्च 2016। अगर मैं इसे 1 करूं तो ये मुझे बताता है फरवरी 29, क्योंकि 2016 में फरवरी लीप ईयर था, लीप ईयर का मंथ था, तो वो हमें इसने दिखा दिया। ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है नेटवर्क डेज का। नेटवर्क डेज हम तब यूज करते हैं, मान लीजिए हमें ये मालूम करना है कि हमने 1 जनवरी 2016 को काम शुरू किया, फिर जुलाई 31 2016 को काम खत्म किया। सैटरडे और संडे का ऑफ था, साथ ही साथ इन 3 दिनों की अलग से छुट्टियां मिली हैं। तो कुल मिलाकर के कितने दिन काम हुआ है ये मुझे मालूम करना है, तो हम नेटवर्क डे का यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ये मांगता है वो है स्टार्टिंग डेट, कॉमा, फिर ये पूछता है एंड डेट, कॉमा, फिर ये पूछता है हॉलीडे। अगर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है अगर आप गौर से देखें तो।
और हॉलीडे आपने जो जो मनाए हैं वो सारे के सारे आप चुन ले यहाँ पर। और मैं चुन लेता हूँ ये 3, क्योंकि ये 3 डिक्लेयर हैं, ये हॉलीडे है ही है। साथ ही साथ इन दोनों डेट्स के बीच में जितने भी सैटरडे और संडे हैं ये उनको भी नहीं गिनता। ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो ये मुझे बताता है कि इन दोनों डेटों के बीच में कुल मिलाकर 150 दिन काम हुआ है। हालांकि दिन कितने होते हैं, तो दिन जो है इन दोनों तारीखों के बीच में वो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ डेट वैल्यू फॉर्मूला की मदद से। सबसे पहला तो है 1 जनवरी 2016 और दूसरा है 7/31/2016। तो इन दोनों तारीखों के बीच में जो फर्क है वो इस चीज का है, 212 दिनों का। लेकिन इनमें से काम कितने दिन होगा, काम सिर्फ 150 दिन होगा, क्योंकि सैटरडे संडे गए, ये गए और उसके मुताबिक सिर्फ इतना ही काम होगा। ये तो था नेट वर्क डे का। एक फॉर्मूला होता है वर्क डे का। मान लीजिए मुझे मालूम है कि आज 1 जनवरी 2016 की तारीख है, या आज आखिरी तारीख में डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया 12/31/2015। ये तारीख मैंने इसमें बता दी। और अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इसके अगले दिन से मुझे कोई काम शुरू करना है, और उसके हिसाब से बताओ मैं 150 दिन में काम खत्म करना चाहता हूँ। सैटरडे और संडे को छुट्टी है और भी कुछ अलग छुट्टी है, उसके हिसाब से बताओ कि किस तारीख को काम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ वही जो हम सीख रहे हैं, यानी वर्क डे का। वर्क डे में आपको स्टार्टिंग डेट बतानी है, फिर आप कितने दिन काम करना चाहते हैं, और हॉलीडे क्या क्या है ये बता दीजिए। तो हॉलीडे हमारे ये 3 है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, ये एक नंबर आएगा, इसको आप यहाँ पे आके डेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेट में कन्वर्ट करने पर ये मुझे आखिरी काम करने की जो डेट है वो बताता है 7/29/2016, यानी इस तारीख को काम खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल उसी की तरह है जैसे इसमें लास्ट डेट थी 31/7/2016, वैसे ही इसमें 7/29/2016 है। 7/29/2016 मतलब जुलाई 29 को काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर दिसंबर 31 बोला है और यहाँ जनवरी 1 बोला है, तो इसकी वजह से एक आधा फर्क है, नहीं तो बाकी सब चीजें सेम है। ये वर्क डे वाला फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। बस इसमें आपको डेट बताना है और आगे कितने दिन काम करना है ये आपको बताना पड़ता है। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो है नाउ का। इसमें सबसे आसान फॉर्मूला, जिसके अंदर ब्रैकेट में आप सिंपल कुछ भी नहीं डालते हैं, अपने आप ही जो भी आपके सिस्टम में टाइम हो रहा हो, डेट हो रही हो, वो ये निकाल देगा। ऐसा ही फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे वाले फॉर्मूले में भी आपको कुछ नहीं डालना होता है, सीधे एंटर करेंगे, जो आज की डेट है वो ये निकाल कर दे देगा। अभी मेरे सिस्टम में गलत डेट सेट हो रखी है तो उसकी वजह से ऐसा कर रहा है। और ये हमने टुडे का भी देख लिया। एक हम देखते हैं वीक डे का। वीक डे फॉर्मूला, इसमें आपको सबसे पहले तो कोई डेट बतानी है। मैंने यहाँ पर जैसे कि इसको एक डेट बताई, चलो मैं इधर का रेफरेंस दे देता हूँ और रिटर्न टाइप दिया मैंने 1। ब्रैकेट बंद करेंगे और अब मैं इसको डालता हूँ तो ये मुझे 7 दिखा रहा है। अब क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं पता, पर मैं एक डेट बताता हूँ इसको, और वो डेट मैंने बताई 4। देखिए हमारी जो डेट थी जनवरी 1 2016 की, वो संडे से शुरू थी। यहाँ पर मैं 1/4/2016 बताता हूँ तो ये मुझे बताता है 2 यानी कि दूसरा हफ्ता। असल में 1/4/2016 2/4 गड़बड़ हो गई, 1/1/2016 1/2/2016। ये जो 2 डेट थी, इसको मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ इस तरीके से। और ये सारी ही डेट यहाँ पर मैं डालता हूँ संडे। 1 तारीख को संडे था इस साल में और बाकी इसी तरीके से आगे बढ़ रहे थे। तो अब यहाँ पर क्योंकि मैंने इसे बोला कि मुझे 1/4/2016 जो ये तारीख है ये कौन से हफ्ते में आती है ये मुझे जानना है, तो इसने मुझे बोला कि ये दूसरे हफ्ते में आई।
क्योंकि मंडे से पहला हफ्ता शुरू होता है। मैंने इसको ये यहाँ 1 डालकर यही बताया। अगर मैं इसको 0 डालता तो एरर हो जाता, अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो इसका मतलब ये कि आपका वीक मंडे से शुरू होता है। और मंडे से शुरू होने का मतलब है कि पहला दिन जो जनवरी में था वो पहले हफ्ते का था, और फिर दूसरा दिन दूसरे हफ्ते का हो गया, और ऐसे फिर 7 दिन आगे के दूसरे हफ्ते की कैटेगरी में आए। तो ये मुझे इसीलिए यहाँ पर ये बता रहा है। अब अगर मैं 9 तारीख डालता हूँ तो 9 तारीख के हिसाब से मुझे ये एक्चुअल में वीक डे बता रहा है कि 7वां दिन है। नहीं, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि 9 तारीख को मंडे जो है ये वीक का 7वां डे है। देखिए, असल में मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ कैलकुलेशन कैसे हो रही है। हम यहाँ पर वीक डे निकाल रहे हैं, मतलब किसी भी तारीख को कौन सा दिन है ये मुझे पता चल जाए। और इसको करने के लिए यहाँ पर आप कई बातें बता सकते हैं, 1, 2 और 3, ये चीज आप बता सकते हैं। अगर मैंने 1 बोला तो इसका मतलब ये कि मेरा हफ्ता संडे से शुरू होता है। अगर मैंने 2 बोला तो मतलब मंडे से शुरू होता है, और 3 बोला तो मतलब ट्यूसडे से शुरू होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर 1 बताता हूँ तो संडे से मेरा हफ्ता शुरू होता है। संडे से हफ्ता शुरू हुआ तो पहला हफ्ता खत्म होता है यहाँ पर, और 1/7 सैटरडे को पड़ता है। इसी तरीके से 1/8 संडे को और 1/9 मंडे को पड़ता है। जो मैं डेट बता रहा हूँ यहाँ पर वो है 1/9/2016। 1/9/2016 मंडे को आ रहा है। मंडे को आने का मतलब ये है कि संडे मेरे हफ्ते का पहला दिन है, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस प्रोसेस के हिसाब से ये मुझे 7 रिटर्न कर रहा है। 7 इसलिए रिटर्न कर रहा है क्योंकि मंडे जो है, नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये गलत रिटर्न कर रहा है, ये ऐसे काम नहीं करता है। 1/9/2016 शायद मैं कैलेंडर आपको गलत बता रहा हूँ। एक बार मैं कैलेंडर चेक कर लूँ। कैलेंडर चेक करने के लिए व्यू में आएंगे और यहाँ पर ये गैजेट्स है। गैजेट्स के अंदर यहाँ पर आप कैलेंडर ले सकते हैं। कैलेंडर में देखूँ ज़रा एक बारी, और कैलेंडर के अंदर मुझे पहले तो जनवरी पे पहुँचना है। उसके लिए मुझे यहाँ पर तारीख सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर आके चेंज डेट एंड टाइम में पहले मैं डेट सेट कर लेता हूँ। देखते हैं कि क्या असल तारीख है। कैलेंडर सेटिंग, और इसके अंदर ये हमने 2016 चुना। 2016 के अंदर नवंबर, और नवंबर के अंदर आज मैंने चुनी 27 तारीख। तो 27 तारीख को ओके कर देंगे, यहाँ भी ओके कर देंगे, और अब ये यहाँ पर उसी हिसाब से आएगा। इसको आप यहाँ से जूम कर लेंगे। अब ये मुझे बताता है कि 27 तारीख जो है संडे की है और 1 तारीख ट्यूसडे की है। तो अब मैं इसे यही तारीख बताकर और फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको मंथ बताया 12, और डेट 12 नहीं 11, और यहाँ पर हम डालेंगे 27, एंटर करेंगे। तो ये मुझे बताता है कि ये हफ्ते का पहला दिन है। हफ्ते का पहला दिन यानी कि संडे। संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन होता है, तो ये उसके हिसाब से मुझे बता रहा है। और ऐसे ही अगर अब मैं इस फॉर्मूला में डालता हूँ 2, तो इसका मतलब मेरा हफ्ता जो है वो मंडे से शुरू होता है, संडे से शुरू नहीं होता। जब मैंने संडे के लिए 1 बताया तो पहला दिन हो गया। और अगर मैं बोलता हूँ मेरा हफ्ता मंडे से शुरू हो रहा है, तो मंडे से शुरू मतलब ये हफ्ता यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो अगर हफ्ता यहाँ से शुरू हुआ है यानी 21 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7वां दिन हुआ हफ्ते का।
तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये 7 रिटर्न कर रहा है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको ये बोलूँ कि ट्यूसडे से नहीं, सॉरी मंडे से नहीं, ट्यूसडे से शुरू हो रहा है, तो ट्यूसडे से शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ से ये काम शुरू हो रहा है 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि ट्यूसडे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th नंबर का डे जो है वीक में, वो ये मुझे निकाल कर दे रहा है। असल में ये कैलकुलेशन इस हिसाब से हो रही है, और शायद ये जो है हिसाब किताब ये गलत है, इसको आप साइड कर दीजिए फिलहाल कुछ समय के लिए। अब हम अपना अगला और ये वीक नम वाला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे वीक डे का था कि किसी भी तारीख को कौन सा दिन हो रहा है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो और एक चीज ये कि आप चाहें तो, जैसे अभी आपको 6 निकाल के दिखा रहा है, आप चाहें तो आप दिन का भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन हो रहा है। दिन का पता लगाने के लिए आप चूज फॉर्मूला डाल सकते हैं। चूज फॉर्मूला के अंदर आपको पहले तो एक एक इंडेक्स बताना है। इंडेक्स नंबर मैंने इधर से बता दिया कि भाई जो वीक डे वाला रिटर्न करे वही तुम्हारा इंडेक्स नंबर होगा। देखिए चूज फॉर्मूला काम कैसे करता है। मैंने यहाँ पर चूज फॉर्मूला लगाया और इसके अंदर मैंने बोला इंडेक्स नंबर 6, कॉमा, और अब आप एक एक दिन ऐसे ही बता देंगे जैसे जैसे होता है। संडे, फिर मैंने बताया मंडे, और इन सब को आप इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे। फिर मैंने इसको बता दिया ट्यूसडे, फिर मैंने इसको बताया वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, कॉमा, और फिर सैटरडे। इस तरीके से मैंने बताया। तो क्योंकि मैंने बोला था मुझे छठे नंबर का जो डेटा है वो उठा के दो, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये मुझे फ्राइडे का डेटा निकाल कर दिखाएगा। और ऐसे ही संडे तो मैं बता ही चुका हूँ, तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। एंटर करेंगे तो ये मुझे फ्राइडे निकाल कर दे रहा है। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर कुछ भी आए चूज फॉर्मूला में वो आपको डाल देना है। और ये मैंने इसमें बताया कि वीक डे वाला फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जो रिटर्न करेगा उसको आपने इन सारी वैल्यू के अंदर फाइंड करना है। जैसे संडे हो गया, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, और एंटर कर देंगे तो ये मुझे फ्राइडे बता देगा। अब आप जो भी डेट डालेंगे वो कौन से दिन है ये मुझे बता देगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो आपने ये फॉर्मूला लगाया है इसमें आप 1 ही बताएंगे, तो उस हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट डेट बताएगा। यहाँ 27 तारीख मुझे संडे को ये बता रहा है, तो ये संडे को ही तो है। देखिए यहाँ पर ये संडे को है। अगर मैं यहाँ पर और कोई डेट बताता हूँ, जैसे कि मैंने 21 बताया, तो ये मुझे मंडे बताता है। मंडे का मतलब 21 मंडे को है, ये मुझे बता देता है। अभी किसी भी डेट पे काम करेगा। बस ये है कि हर एक फॉर्मूला का अपना ही एक लॉजिक होता है स्पेशल, और हर एक फॉर्मूला अपनी खास जगह पे यूज होता है। अगला है वीक नम। वीक नम फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी पर्टिकुलर डेट के बारे में मालूम करना हो कि साल का कौन सा हफ्ता चल रहा है। अगर हफ्ते का पहला दिन संडे होता है तो उस हिसाब से मुझे बताता है कि साल का 48वां हफ्ता चल रहा है। आप चाहे तो इसे मैन्युअली कैलकुलेट करके पता लगा सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं ईयर फ्रैक फॉर्मूला। ईयर फ्रैक फॉर्मूला माने फ्रैक्शन ऑफ ईयर, यानी कि किसी भी 2 तारीखों के बीच में साल का कितना हिस्सा निकल चुका है ये मालूम करना है, तो हम ईयर फ्रैक फॉर्मूला यूज करते हैं। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग डेट बतानी होती है, एंडिंग डेट बतानी होती है, और फिर आपको बेसिस बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। अगर है तो आप 1 बताएंगे, क्योंकि 2016 लीप ईयर था तो मैंने 1 बता दिया, और एंटर कर देंगे तो ये मुझे बताता है कि 1 जनवरी 2016 के बाद 31 दिसंबर 2016 लास्ट डेट होगी। और आज आपने बताया है कि आज जो डेट है वो जुलाई 31 2016 है, तो उस हिसाब से इस साल का 57% हिस्सा निकल चुका है।
ये मुझे ये बताता है। आप चाहें तो इसको यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे थे डेट एंड टाइम के फॉर्मूलाज जो हमने देखे, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी थे ये थोड़े, बट ये है बहुत ही यूज के अपनी जगह पे ये कुछ खास ही वैल्यू रखते हैं और इनका कुछ खास ही मतलब होता है। तो दोस्तों इन फॉर्मूलों के साथ आप प्रैक्टिस करिए। अब हम इसके बाद अपनी अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अब